नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे शॉर्ट टाइप के नाम से भी जाना जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। ये सब प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले आपको 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया गया है 5 वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हम आपको 5 क्वेश्चन बताएंगे इम्पोर्टेंट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए। देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपसे 2011, 14, 17 के बाद अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हो सकता है आगे पूछा जाए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बार अभी तक पूछा गया है। तो हम इसका आंसर देखते हैं क्या है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य एक शक्तिशाली सम्राट था। उसका शासनकाल जो है साहित्य, भाषा, दर्शन, विज्ञान की प्रगति का युग माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका नाम जो है था क्या था, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त जो था वो अलग था, इसका विक्रमादित्य का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। वह एक शक्तिशाली सम्राट था। उसका शासनकाल जो है साहित्य, भाषा, दर्शन, शास्त्र, विज्ञान आदि की प्रगति का युग माना जाता है। उसके दरबार में जो है 9 बड़े बड़े साहित्यकार रहते थे, जिनमें एक था वैद्य, वैज्ञानिक, कवि, कथाकार रहा करते थे। इनमें जो है वेदराज ध्वनिंतरित थे, प्रसिद्ध नाटककार कालिदास थे, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ वाराहमिहिर थे, राजनीति शास्त्र विशारदा वीरसेन थे, शब्दकोश के लेखक जो है अमर सिंह आदि प्रमुख थे। इस तरह चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल महान बौद्धिक जागरण और विकास का काल था। समुद्रगुप्त की तरह वह भी वैष्णव धर्मावलंबी था और परम भागवत जैसा वैष्णव उपाधि भी ग्रहण किया था। वह अन्य धर्मों का जो है सहिष्णु था। उसका सेनापति अमकद्रव्य बौद्ध था। पाटलिपुत्र एवं उज्जैन उसकी राजधानी थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो है इसी काल में भारत आया था। 309 से 414 तक उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया था। 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों का जो है भ्रमण किया था। तो इससे समझ में आ गया होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका नाम है विक्रमादित्य। इसका शासनकाल जो था सब चीज संपन्न था। इसके दरबार में 9 बड़े बड़े साहित्यकार था, जिसका नाम हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद यही सब था। वो वैष्णव धर्मावलंबी था, परम भागवत जैसा था और सभी धर्मों के प्रति जो है सहिष्णु था। उसका सेनापति का नाम अमकद्रव्य था। पाटलिपुत्र उज्जैन उसकी 2 राजधानियां थी। फाहियान जो है विदेशी यात्री यानी चीनी यात्री, चीन का जो यात्री था वह भी इसी काल में भारत आया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्या है। 27 नंबर काफ़ी क्वेश्चन लॉन्ग है, फिर भी ये क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है आपसे। अभी तक शायद नहीं पूछा गया, एक आध बार पूछा गया भी होगा, तो हम आपको लॉन्ग टाइप में जल्द ही बताएंगे। तो देखते हैं पहले शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन क्या है। शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें। फिर उसके बाद एक बार पूछा गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों का वर्णन करें। तो इसमें 2 क्वेश्चन को ऐड किया गया है, 3 क्वेश्चन मान के चलते हैं, ये हो जाएगा। गौतम बुद्ध की जीवनी का वर्णन करें, ये क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछा गया, एक बार जीवनी में भी शायद पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की जीवनी का वर्णन करें, जीवनी लिखें, ऐसे क्वेश्चन था। गौतम बुद्ध के जो है प्रमुख उपदेशों का वर्णन करें, यानी ये जितना बार पूछा हुआ है आप सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिला लेंगे क्या क्या क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ जाएगा। से हम 2 क्वेश्चन इसको सीधा जोड़े हैं कि गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेश का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है जीवन एवं उपदेश का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन जो है 2011, 13, 15, 16 के बाद नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाए, क्योंकि 4 बार अभी तक में पूछा हुआ है। देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम इनकी जीवनी देखते हैं। पहले महात्मा बुद्ध की जीवनी। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता जो है सुदोधन तथा माता माया थी। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह जो है यशोधरा के साथ हुआ था, जिनसे इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लगभग 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग कर दिया था।
महात्मा बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता जो है सुधोधन थे तथा माता का नाम माया देवी थी। 16 वर्ष की आयु में जो है इनका विवाह करा दिया यशोधरा से, और उससे है एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और यह क्या क्या लगभग 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब से ये बुद्धि ज्ञानी पुरुष कहलाए। गौतम बुद्ध के बारे में यह भी कहानी कहा जाता है कि ये राजा नहीं बनना चाहते थे, इन्हें ज़्यादा पढ़ाया लिखाया भी नहीं गया था, क्योंकि ये इनके माता पिता पहले से जान रहे थे कि ये जो है सन्यासी बनेगा, इसी टाइप का समझ लीजिए जो रहता है। तो वो इनके माता पिता पढ़ाए नहीं और कहीं जाने के लिए भी नहीं दिया जाता था। तो 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी करा दिया कि शादी हो जाएगा तो रहेगा। फिर भी इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर वन में रहने के लिए चला गया। और काफ़ी लंबे समय के बाद इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल का जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था उसी के ज्ञान की प्राप्ति हुई, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से ये क्या कहलाए? बुद्धि ज्ञानी पुरुष कहलाए। अब इनके हो गए, ये जीवनी खत्म हो गया। अब उपदेश देखेंगे हम, और 4 आर्य सत्य हैं। उपदेश का अलग से वीडियो बनेगा, उपदेश इसमें नहीं डाला हुआ है। उपदेश में इसका एक क्वेश्चन और पूछा गया है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करें। 15 या 13 में पूछा गया होगा, तो वो हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। इनके और थोड़ा सा है, ये सभी देख लेते हैं। 4 आर्य सत्य क्या क्या है? 4 आर्य सत्य है, संसार में दुख है, दुखों की जनजनी तृष्णा है, दुख निरोध है, दुख निरोध मार्ग है। 4 आर्य सत्य है ये। उसके बाद है 10 शील आचरण। क्या 10 शील आचरण है? अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य, नृत्य और संगीत का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शय्या का त्याग, उसके बाद कामिनी कंचन का त्याग। ये 4 आर्य सत्य और 10 शील आचरण हो गए। ये क्वेश्चन भी एक बार शायद पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका भी कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बलवान की उपलब्धियों का वर्णन करें। बलवान की जो उपलब्धियों का वर्णन करें, मूल्यांकन करें। ये क्वेश्चन 2011, 14 और 17 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक में जो आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार पूछा हुआ सब क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को देख लीजिए और अपना 2024 बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री में 90+ नंबर कंप्लीट कर लीजिए। तो उत्तर इसका है फखरुद्दीन गज ए सकर की पत्नी हुजैरा के पिता का नाम बलवान था। बलवान किसका नाम था? फखरुद्दीन गज ए सकर जो है उनका पत्नी जो है उनका नाम हुजैरा था। उनके पिता का नाम हुजैरा, उनकी प्रथम पत्नी जो थी हुजैरा थी, उनके पिता का नाम जो है बलवान था। इनकी निम्नलिखित उपलब्धियां थी। कला एवं संस्कृति में काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त हुई। दूसरा है शिक्षा एवं साहित्यिक कला के क्षेत्रों में काफ़ी उपलब्धियां मिली। तीसरा है व्यापार कृषि क्षेत्रों में काफ़ी विकास हुआ। तो ये सभी उपलब्धियां थी बलवान की। तो आपको समझ में आ गया होगा ये भी। अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं अभी तक कितना बार पूछा गया है। ये 2011, 13, 14, 15, 16 के बाद 23 में, 16 के बाद 23 में 7 साल बाद क्वेश्चन पूछा गया। तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप जरूर देखें। तो 90+ नंबर आपका कोई काटने वाला नहीं है अगर आप इन सब क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं तो। क्योंकि देख सकते हैं 2011 में पूछा, 13 में पूछा, 15 इधर लगातार चल रहा था, फिर बीच में बंद कर दिया, सीधा 23 में पूछा। हो सकता है कि भी पूछा जाए, 24 में भी पूछा जाए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर भी आप देख लीजिए क्वेश्चन। तो आंसर है इसका, उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में मुगल राज को एक धर्मतंत्रात्मक राज्य के रूप में देखना कठिन है। अकबर की सरकार का आधार न केवल शरीयत था, अपितु यह जवाबित राज्य के कानून पर भी आधारित था। राज्य को दारुल इस्लाम में बदलने का मुगल बादशाह का इरादा कतई नहीं था। यद्यपि अकबर ने स्वयं में व्यापक उदारवादी था, गैर कट्टरपंथी नीतियों का अनुसरण किया था, फिर भी ऐसा लगता है कि मुगल राज का प्रचलन जो है इस्लाम के व्यापक ढांचे में ही हो रहा था। उपलब्ध जो साक्ष्य है
उनके आलोक पर मुगल राज्य को एक धर्मतंत्रात्मक राज्य के रूप में देखना कठिन है। ये कहा रहा है उपलब्ध जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर मुगल राज्य को एक ही धर्म के राज्य के रूप में देखना कठिन है। अकबर की जो सरकार का आधार था न केवल शरीयत था, जवाबीत राज्य के कानून पर आधारित था। राज्य को जो है दारुल इस्लाम में बदलने का मुगल बादशाह का इरादा, यानी अकबर का इरादा कतई नहीं था। अकबर ने स्वयं व्यापक तथा उदारवादी गैर कट्टरपंथी नीतियों का अनुसरण भी किया था। फिर भी ऐसा लगता है कि मुगल राज का प्रचलन जो है इस्लाम के व्यापक ढांचे में ही हो रहा था। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन तो आप VVI करके ही याद कर लीजिए, जितना बार VVI कर सकते हैं उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। VVI कीजिए नहीं कीजिए, सब क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, तभी आपका 90+ नंबर कंप्लीट हो पाएगा हिस्ट्री में। 30 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस के उग्रवादियों की भूमिका का परीक्षण करें। यह क्वेश्चन 2011-2014 में पूछा गया, उसके बाद नहीं पूछा गया है। फिर भी हो सकता है पूछा जाए या नहीं भी पूछा जाएगा, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। 2 बार पूछा हुआ है। तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष इस आंदोलन का नेतृत्व जो है किया था। कांग्रेस में जो उग्रवादी भूमिका का परीक्षण करें तो इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अरविंद घोष ने क्या कहा, राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन सवास है। बिना राजनीतिक एकतंत्रता के सामाजिक तथा शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार एवं एक जाति की उन्नति आदि की बात सोचना मूर्खता की चरम सीमा है। जहां उदारवादी दल के नेता ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन चाहते थे, वहीं उग्रवादी नेताओं का मानना था ब्रिटिश शासन का अंत कर ही हम स्वराज या स्वशासन प्राप्त कर सकते हैं। ये नेता अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन एवं आत्म बलिदान में विश्वास करते थे। सर हेनरी कॉटन ने कहा, उग्रवादी भारत में सब प्रकार से मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्रीय शासन की स्थापना करना चाहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष ये सब जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये सभी नेता थे। स्वराज प्राप्ति को ही जो अपना प्रमुख लक्ष्य बना लिया। बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और क्या कह दिया, मैं इसे लेकर रहूंगा। अरविंद घोष ने राजनीतिक स्वतंत्रता का एक राष्ट्र है जीवन का सवास यानी सांस है। बिना राजनीतिक एकतंत्रता के सामाजिक तथा शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार एवं एक जाति की उन्नति आदि की बात सोचना मूर्खता की चरम सीमा है। जहाँ जो है उदारवादी दल के जो नेता थे वे सभी क्या बोले, ब्रिटिश साम्राज्य औपनिवेशिक शासन चाहते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य जो है औपनिवेशिक शासन चाहते थे। उग्रवादी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन का अंत कर ही स्वराज स्वशासन या प्राप्त कर सकते हैं। और ये नेता अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन, आत्म बलिदान में विश्वास करते थे। सर हेनरी कॉटन ने कहा, उग्रवादी बात सब प्रकार से मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्रीय स्थापना करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे प्रश्न बताएं जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपको 25 क्वेश्चन मिल गया था, उन सभी वीडियो को भी देखिए। एक वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएगा, वो सभी क्वेश्चन भी देखिए और अपना 2024 बोर्ड एग्जाम में 95 नंबर कन्फर्म कीजिए हिस्ट्री में। और हिस्ट्री का चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, शॉर्ट टाइप पे मिल ही रहा है, जल्दी लॉन्ग टाइप का सीरीज चालू होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वीडियो के साथ। धन्यवाद प्यारे साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।